नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो जगह जगह जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई या चुनाव जीते, वहां पर अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुए हैं, सिवाय मणिपुर को छोड़ करके जहां आज ही हुआ। बाकी सब जगह वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से आ रही हैं, और ये तस्वीरें हैं गोवा के राजभवन की। और यहां पर अब 11 दिन बाद यहां पर राज्यपाल के सामने प्रमोद सावंत का नाम सामने आ जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दावा पेश किया है सरकार बनाने का। इसके बाद वो अपनी सरकार बनाएंगे। दरअसल वहां पर जो उनको विधायक चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आ रही थी, तो कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, निर्दलीय हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है और प्रमोद सावंत के नाम पर फिर स्वीकृति बनी। अब जो ये फैसला हुआ है, आप देखें कि चारों राज्यों में मुख्यमंत्री वही हैं जो पहले थे, कुछ बदला नहीं है। तो ये आश्चर्य नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन क्या इसमें भी मोदी का एक दांव है? हम कैसे एक चीज कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। तो चारों राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री दोहराए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सीट गंवाने के बाद भी खटीमा से नहीं जीत पाए पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी जिता दी। सीट गंवाने के बाद भी उत्तराखंड में धामी मुख्यमंत्री बन गए। उत्तराखंड में गुटों पर लगाम लगाने की क्या यह कोशिश है? क्योंकि जहां आप कोई और मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर वो बीजेपी के पुराने खेमे के हुए, तो जो बाहर से लोग आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, वो नाराज। कांग्रेसी खेमे, जो कांग्रेस से आए हुए जो नए लोग आए हैं बीजेपी में, उनसे आप किसी को बना दें तो पुराने नाराज। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसको ही आप मुख्यमंत्री बनाए रखें, भले ही वो हार गया हो। तो एक तो ये कन्विक्शन की बात हो गई कि भाई ठीक है, मेरा आदमी है, मैं उसको बैक कर रहा हूं, भले ही हार गया हो, क्या करें। तो उत्तराखंड में क्या गुटों पर लगाम लगाने की एक कोशिश है। एक जो चुनौती है सबसे बड़ी अभी जो पुष्कर सिंह धामी के पास है और उनके लिए है, वो ये है कि 6 महीने में उनको दोबारा चुनाव जीतना जरूरी है। वो नहीं जीते तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में प्रमोद सावंत दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए। जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने भी इनके नाम को स्वीकृति दी। सीएम की रेस में विश्वजीत राणे भी थे, लेकिन फिर भी फैसला प्रमोद सावंत के पक्ष में हुआ। आज सुबह जब नरेंद्र सिंह तोमर वहां गए, उन्होंने एक बयान भी इस तरीके का दिया। उससे थोड़ी अटकलें तेज हो गई, कहीं राणे तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद अल्टीमेटली हुआ यही कि प्रमोद सावंत पर, जो कि मोदी ने जिस पर स्वीकृति दी थी, वो अप्रूवल हो गया उनका। अब सावंत पर निर्दलियों का भी भरोसा है, क्योंकि निर्दलियों की आपको जरूरत है गोवा में सरकार बनाने के लिए, तो सावंत पर भरोसा है, इस वजह से वो हो गया। अब कल रात यहां पर दिल्ली में एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के आवास पर। इस बैठक में जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे। अब अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों पर्यवेक्षक भी हैं, तो ये मीटिंग और इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये बताया जाता है सारे फैसले वहीं पर हुए कि भाई हम कोई अलग आदमी नहीं लाएंगे, पुरानों को ही रिपीट करेंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां क्या हार के बाद भी केशव मौर्य बने रहेंगे डिप्टी सीएम? भाई वो ये कह सकते हैं ना कि आपने धामी पर भरोसा दिखाया, वो हार गए, उसके बाद भी आपने भरोसा दिया, तो क्या मौर्य के साथ भी वही होगा? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जरूरी हैं और प्रधानमंत्री के करीबी भी बताए जाते हैं। आप ये देखिए कि जब ये पूरा बवाल चल रहा था, तमाम बातें चल रही थी कि नाराजगी है, गुटबाजी है, सब तमाम चीजें, जिसको बीजेपी ने कभी पब्लिकली माना नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ केशव प्रसाद मौर्य की अकेले में, यानी कि योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें वो यहां पर दिल्ली में दिखे। ये चुनाव से पहले की बैठक है, बाद में नहीं हुई, ये गलती है जो लिखा हुआ है। पहले एक बैठक हुई पार्लियामेंट में, आप याद कीजिए, जब केशव प्रसाद मौर्य मिलने आए थे। चारों बीजेपी सरकारों पर मोदी शाह का क्या प्रभाव है, यह एक बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है यूपी में क्या यह अलग होगा? आपने मणिपुर में मोदी शाह के हिसाब से गाड़ी चली, आप गोवा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, वहां पर भी जो फैसले लिए गए हैं वो मोदी शाह की स्वीकृति से है। लेकिन यूपी में क्या होगा? क्योंकि यूपी में भी बहुत चीज करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं पाई। ए.के. शर्मा डिप्टी सीएम बन नहीं पाए, क्योंकि योगी ने अपनी ठान ली
कि मेरी सरकार है, अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो जो बड़ा सवाल यह है, हमारा आकलन यह है कि क्या यूपी में योगी की सरकार होगी या मोदी की सरकार होगी या बीजेपी की सरकार होगी? और क्या फिर से एक ये चुनौती आएगी बीजेपी के सामने कि योगी आदित्यनाथ हाथ में नहीं आ रहे? यूपी का क्या होगा? योगी के मंत्री होंगे या मोदी शाह की छाप होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम इस वक्त पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सब मेहमानों का। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, देशरत्न निगम आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तहसीन पूनावाला आपका भी स्वागत है, विचार कांग्रेस की तरफ रुझान रखते हैं, और ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या कैलकुलेशन है आपका? संकेत जी, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके जो परिणाम आए थे, आपको याद होगा उस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, और उसके बाद जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने वो सबको पता है, वो इतिहास की बात है। लेकिन उस सब के बावजूद जो पूरी की पूरी कैबिनेट बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर दिल्ली की मोहर थी। अब जब हम बात कर रहे हैं, अब स्थितियां कुछ बदली हुई हैं। 2022 इन सब ने मिलकर जीत लिया है। मोदी भी है उसकी जीत में, अमित शाह भी है और योगी भी। अब सवाल यह है कि अब जरूरत ज्यादा किसको है? अब फिलहाल के लिए योगी सीएम रहेंगे, इसमें तो कोई किसी को संशय नहीं है। अब पहली जरूरत नरेंद्र मोदी को है 2024 के लिए। जो मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, उसकी प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल समझ कहती है वो ये कहती है कि 2024 तक थोड़ा सा फ्री हैंड कैबिनेट के मामले में भी और टीम के मामले में भी योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज ना हो जाए। अल्टीमेटली जो स्टीवर्ड है वहां पर, वो तो उनके पास जो कमान है उत्तर प्रदेश में वो उनकी है, और 2024 सबसे वाइटल है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि फिलहाल के लिए 2024 तक, जैसे मान लीजिए आपने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, जब आप एक हारे हुए आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उत्तराखंड के आपने जैसे बहुत बढ़िया जिक्र किया कि उत्तराखंड के अंदर आमतौर पर चीफ मिनिस्टर हारते ही रहे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक आदमी जो खटीमा में अपनी विधानसभा सीट हार गया है, तो दो इतिहास बने उत्तराखंड में। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हुए। पहली बार कोई हारा हुआ विधायक चीफ मिनिस्टर बना है, और पहली बार किसी भी चीफ मिनिस्टर ने रिपीट किया है, तो वो नरेंद्र मोदी के सौजन्य से ही हो पाया है। तो अब मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में लगते हैं मुझे, और उसमें यह है कि योगी को फिलहाल के लिए लॉन्ग रोप दी जाएगी, और केशव प्रसाद मौर्य को अगर वहां बना सकते हैं उत्तराखंड में, तो यहां भी उनको डिप्टी सीएम बनाने में मुझे नहीं लगता किस तरीके की दिक्कत होगी। संकेत जी। जी बिल्कुल। देशरत्न निगम जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, एक तो ये विश्लेषण हो गया कि बीजेपी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी, एके शर्मा को लेकर के सब मीडिया में हवाबाजी थी। एक तो ये विश्लेषण है, और एक हो जिसमें हम रीजनेबल होकर के ये डिस्कस करें कि वो दिक्कतें थी, वो प्रेशर पॉइंट्स और पेन पॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन उसको बीजेपी ने मैनेज अच्छे तरीके से कर लिया चुनाव से पहले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे चल के भी क्या ये मैनेज होगा? संकेत जी, पहले मैं आपको ये बता दूं, वहां विवाद खोजने की कोशिश करी जा रही है जहां पर कोई विवाद नहीं है। तो कंट्रोवर्सी ऐसा टॉपिक बनाइए कि कहीं ना कहीं से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, उसको टॉपिक को दिलचस्प बनाइए जिससे कि सारे लोग उस पर ध्यान देने लगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की छाप है, और भाजपा उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के बिना पूरक नहीं है वहां पर। तो ये सबसे बड़ा सबके सामने इसका सीधा सा जवाब है। और ये जैसा अत्री जी ने भी बोला कि 2024 का इलेक्शन अब सबसे महत्वपूर्ण है, और उस बात का ध्यान रखा जाएगा, जातियों पर भी और क्षेत्र पर भी किस हिसाब से उसमें संतुलन लाना है, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल राजनीति एक प्रैक्टिकल चीज है, और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फैसले लेने पड़ेंगे, और एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब भी देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत सारे देशों से बड़ा एक राज्य है, तो वहां पर इस तरह के जो कंपटीशन है, पुल्स एंड प्रेशर है, राजनीति का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और वो संतुलन भाजपा ले आती है। और इसीलिए आपने देखा 37 साल के बाद वही मुख्यमंत्री दोबारा वहां पर बन रहा है।
और ये और पार्टियां नहीं है जैसे कि आपने पंजाब में देखा कि पब्लिकली जो तू मैं हुई और ऐसी तैसी वहां पर हुई, माफ करें मुझे इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन वो सबने देखा जिसका हश्र वहां पर कांग्रेस को देखना पड़ा। तो भाजपा एक बहुत ही देखिए संतुलित पार्टी है और वो डिसिप्लिन पार्टी है। देशरतन जी, वहां पर एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। देशरतन जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रदर्शन हो गया, एक नुमाइश सी लग गई बाकी पार्टियों में और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद होगा जसवंत सिंह का एपिसोड, आपको याद होगा उमा भारती का एपिसोड, और ज्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 2013 तक चले जाते हैं। आपको याद होगा एलके अडवाणी का एपिसोड कि कहां गोवा से हंसते खेलते बीजेपी वाले वापस आए और यहां अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए मैं सारे आपको पदों इसका जवाब दे देता हूं। सब मन मुटाव जरूर होता है, लेकिन अपना घर छोड़ के कोई नहीं गया, सब वापस आ गए। ये ध्यान रखिए। और सब मेहनत कर रहे हैं, लग के मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में अडवाणी जी भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं उस बात को, पूरा तन मन से लगे हुए हैं। चाहे जोशी जी हो, सब लगे हुए हैं। और ये जो जीत आप देख रहे हैं 4 राज्यों में, सबने अपने अपने स्तर पर काम किया है। कुछ का काम आपको शायद नजर ना आए, लेकिन सबने अपने स्तर पर काम किया है। और एक जो सुशासन देना है आपको राज्य में, वो सबसे बड़ी, देखिए 2024 आप कितना ही संतुलन कर लें, अगर सुशासन नहीं देंगे राज्य में अच्छा, तो आपको वो जो सफलता आपको पहले मिली है तो नहीं मिलेगी। तो सबसे जो प्राइम कंसिडरेशन है, जो फोकस है, वो सुशासन होगा और अच्छे मंत्री बनेंगे इसमें, जो अच्छे वहां पर शासन दे। और लॉ एंड ऑर्डर जो अभी तक अच्छा मेंटेन किया, न्याय व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था थी, उस पर भी आप ब्रजेश शुक्ला जी और तहसीन पूनावाला, एक एक करके। ब्रजेश जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो फैसले, एक तो सबसे पहली बात आप बताइए, इतना टाइम 11 दिन लगा करके, ये वो पार्टी है जो कि एकदम, हमने देखा है कि कितनी विद्युत गति से फैसले लिए जाते हैं। यहां तक कि सुबह 5 बजे भी शपथ ग्रहण हो जाती है कुछ राज्यों में, अगर सरकार बनती दिख रही हो तो। लेकिन फिर भी 11 दिन लगा देना, कुछ तो कारण रहा होगा ना भाई। देखिए संकेत जी, इन राज्यों की स्थिति पंजाब से बिल्कुल अलग है। कारण क्या है कि इन राज्यों में बीजेपी पहले से ही सत्ता में है, उन्हें सिर्फ एक औपचारिकता करनी है, दोबारा शपथ ग्रहण की। लेकिन चुनौती बड़ी है, ये औपचारिकता नहीं, ये चुनौती बड़ी। कारण क्या है कि 2024 सामने है और बीजेपी इस शपथ ग्रहण के बाद ही युद्ध में कूदना चाहती है 2024 के। और इसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, और ये इतने बड़े संतुलन, ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए लगभग 2 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं। कि कारण क्या है? बीजेपी को ने चुनाव जीता है, लेकिन उसे कुछ अपने गड्ढे भी दिखे हैं। विशेष रूप से मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूंगा। तो ये चुनौती 2024 में कैसे दूर हो, कैसे 2024 ये लड़ सकते हैं, इसके लिए एक लंबी विचार विमर्श चल रहा है। और उन सारे चेहरों को सामाजिक समीकरण दृष्टि से, क्षेत्रीय समीकरण की दृष्टि से सारे गोटे फिट की जा रही हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा, इसी सेना के साथ युद्ध में कूदना होगा। तो ये कोशिश हो रही है कि ये सेना ऐसी तैयार की जाए जो कम से कम अपने अपने क्षेत्रों में तो जिता सके। और ये चुनौती इसलिए बड़ी हो गई है कि करीब 4 ऐसे जिले हैं, 3 या 4 ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला। उसको चुनौती उसके सामने है। तो वो जाति समीकरण, वो क्षेत्रीय समीकरण, उसको लेके गहन अध्ययन चल रहा है, गहन विचार विमर्श चल रहा है। और आप ये देखिए, जो अमित शाह हैं स्वयं आ रहे हैं और इसके बाद एक नई बैठकें शुरू होंगी। तो ये काम, इसके बाद वो चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे लोग। हम आप ये इंतजार नहीं कर पाएंगे कि सोचेंगे कि साहब 2023 शुरू होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2023 नहीं, शपथ ग्रहण के बाद 1-2 महीने बाद ही यहाँ चुनावी युद्ध बीजेपी शुरू कर देगी और सारी तैयारी उसी की है। सही बात है, और उसी वजह से विलंब हो रही है क्योंकि सारा कैलकुलेशन अभी से करना है। तहसीन पूनावाला, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, इसे आप अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पर ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको याद होगा संकेत जी, क्योंकि आप
पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से कवर करते हैं। एक मोदी जी के बहुत ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट जो गुजरात में भी उनके साथ थे, उनको मोदी मैन कहा जाता था, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिए। और सभी आपके जो जितने भी अखबार है दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं जानते, सभी ने अटकलें लगाए कि उन्हें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि आदित्यनाथ जी ने मना कर दिया और वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। तो सवाल ये है कि आदित्यनाथ जी का एक अपना वजूद है, ये आपको मानना होगा। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये कहता हूँ। दूसरी चीज ये भी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि 2022 का जो चुनाव में उनकी जीत हुई है, जो भाजपा की जीत हुई है, वो बिना मोदी मैजिक का नहीं होता। और अब क्योंकि आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसके बाद ये होगा कि उनको जो रोल है वो निभाना पड़ेगा ताकि 2024 में मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए रास्ता आसान हो जाए। तो मेरी व्यक्तिगत रीडिंग ये है कि कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकलेगा, मिल बांट कर सरकार बनेगी। लेकिन ये चीज बिल्कुल सही है कि जिन जातियों ने या भाजपा को लगता है कि जिन जातियों ने या जिन क्षेत्र पे भाजपा को वहां पर नुकसान हुआ है इन चुनाव में, जहां पर उन्होंने ठीक नहीं किया, जहां पर उनको लग रहा है कि वो जाति उनसे फिसल रही है, मायावती जी का इक्वेशन आएगा क्योंकि दलित वोट कुछ भाजपा की तरफ गए, कुछ डाइवर्ट ना हो 2024 में। तो इन सभी इक्वेशंस को लेकर भाजपा एक फॉर्मूला बनाएगी। फॉर्मूला मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ जी बनाएंगे और इसी फॉर्मूला पर काम होगा। जी जी, हेमंत अत्री जी, एक बार फिर से आपके पास लौट रहा हूं और अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो गणित लगाई जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले शुक्ला जी कह रहे थे कि जहां शपथ ग्रहण हुआ उसके कुछ महीने बाद ही तुरंत 24 की तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, मिजाज तो ऐसा है इस देश का कि हर एक आधा महीने में ही कोई ना कोई चुनाव आता है। आप 2023 का कैलेंडर देख लीजिए, आज एक किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया, वो एक एक महीना में कुछ ना कुछ है। तो वो तो इलेक्शन तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो विलंब है, इसमें आपका क्या कैलकुलेशन है? आपको क्या लगता है ये जो विलंब हो रहा है, या खूब मतलब डट के टिका के समय ले करके ये जो फैसला लिया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखा जाए? फूंक के कदम लिए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, या फिर बहुत सोच समझ के लिए जा रहे हैं और एक बड़ी रणनीति के तहत? संकेत जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि चुनाव अगर आप देखेंगे 2024 का, तो अब से ठीक 2 साल के अंदर चुनाव होना है। और जो कैबिनेट अब बन जाएगा उसके बाद एक्सपेंशन तो संभव है कुछ हद तक कि 10-5 मंत्री और जोड़ लिए, 15 मंत्री और जोड़ लिए, क्योंकि यूपी के अंदर बड़ी संख्या होती है मंत्रियों की। लेकिन किसी को भी ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिसको भी आप कैबिनेट में शामिल करेंगे वो किसी न किसी कास्ट का, किसी न किसी रीजन का, किसी न किसी सेगमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा। तो इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आने वाली है वो ये है कि जिसको भी आपने एक बार ले लिया उसको 2 साल तक आपको कंटिन्यू करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी सूरत में कोई भी बैकफायर नहीं चाहेंगे, किसी भी तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव। नहीं, पर हेमंत जी देखिए, हेमंत जी फिर यही रणनीति जो है वो गुजरात पर लागू क्यों नहीं हुई? गुजरात के चुनाव जो है वो तो 1.5 साल का टाइम था, वो पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई, मुख्यमंत्री हटा दिए गए। संकेत जी, आपका सवाल मोदी का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसमें आपको एक चीज तो ये माननी पड़ेगी कि वो जिस चीज को आप कन्वेंशनल लॉजिक के हिसाब से कि ये तो राजनीति में हो ही नहीं सकता, वो उसको भी पलट देते हैं। संकेत जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये 2 उदाहरण, आपने एक उदाहरण दिया, मैं दूसरा भी दूंगा। जो गुजरात के अंदर किया उसमें समय था, और गुजरात उनकी खुद की अपनी टर्फ है, जो अपने दम पर सब कुछ करते आए हैं 2099 से लेकर के अब तक के। और जो उत्तराखंड में उन्होंने किया वो तो उससे भी कमाल है। 2 महीने के अंदर 2 सीएम बदल दिए और तीसरा आ गया। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी अनकन्वेंशनल लीडर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात और उत्तराखंड में एक बेसिक फर्क है, और वो बेसिक फर्क है साइज का, वो बेसिक फर्क है इफेक्ट का, पैन इंडिया इफेक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो एडवेंचर की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और ना मिस एडवेंचर की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं और वो यहां पर जो भी कुछ करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में डेटा की सबसे बड़ी एक्सपर्ट पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। उनकी टिप्स के ऊपर सब कुछ है, कौन सी कास्ट है, कौन सा रीजन है, किसका क्या इफेक्ट होगा, किसका क्या काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और संकेत जी, इन्हीं सब चीजों के सहारे 2022 जो था वो योगी के लिए जीवन मरण का सवाल था, लेकिन उतना ही सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी था। और 2024 का जो साल होगा, आज से ठीक 2 साल के बाद 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होगा, उतना ही क्रूशियल उन दोनों के लिए है,
तो यहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी पार्टी, तो जो एक बात जो छन करके इस पूरी बातचीत में निकल करके आ रही है देश जी, वो ये है कि समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जिसको बार बार पलटा नहीं जा सकता, बार बार इसके बारे में रीथिंक नहीं किया जा सकता 2024 से पहले। तो सारी थिंकिंग अभी लगा लो, सारे फैसले अभी सोच समझ के ले लो, क्योंकि फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। निश्चित तौर पे संकेत जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बार जो देश रत्न निगम के लिए ये सवाल देश जी के लिए था। संकेत जी, पहले तो मैं बता दूं, जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 25 तारीख को शाम का निकला है। उससे पहले कोई मुहूर्त नहीं निकला, और होलिका के बाद कुछ ऐसा होता है जो कि पंडित बताते हैं कि वो अच्छा मुहूर्त नहीं होता है, तो ये 25 मार्च निकला है। सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ मुहूर्त की वजह से ये डिले है। ये ध्यान रखिए, सारी लिस्ट बन चुकी है जितनी मुझे जानकारी है। तो हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये फैसले हो रहे हैं, फैसले बहुत पहले हो चुके हैं, और ये मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। लिस्ट लेके पब्लिक में नहीं जाएंगे, सबको पता लग जाएगा जैसे ही वो उस दिन शपथ समारोह होगा। तो इस डिले पे जो देरी है, इस पे बहुत ज्यादा हमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं जो बोल रहा हूं, इसमें हम लोग वहां विवाद खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई विवाद है नहीं। और रही, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे से, आराम से, बढ़िया से कैबिनेट बन चुकी है, और जो कि शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, और सब कुछ अच्छी तरीके से 2024 के लिए चलेगा। उससे पहले के जो 2023 में इलेक्शन है या 22 में एक आध इलेक्शंस हैं, तो वो तो आएंगे, और वो भी भाजपा अच्छे से लड़ेगी, और ईश्वर ने चाहा उसमें भी उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये आपने इस तरीके की पटकथा रखी है देश रत्न निगम जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ऐसे सूरज बढ़ जाते हैं कि हम साथ साथ हैं टाइप की एक फिल्म, जिसमें एक पूरा संस्कारी परिवार, सब एक दूसरे से हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं। आपने दिलचस्प बनाया तो थोड़ा हम भी दिलचस्प बना लेना उसको। ठीक है संकेत जी। तहसीन। संकेत जी, मुझे देश रत्न निगम जी की बात पर अक्सर मैं उनकी बात का विरोध करता, लेकिन आज उनकी बात पर थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित हुआ उनकी बात सुनकर, क्योंकि अगर ये कहते कि मुहूर्त 25 तारीख के बाद है, तो अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रमोद सावंत जी को डिक्लेयर किया मुख्यमंत्री, उसके पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया, धामी साहब को डिक्लेयर किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने ओथ भी ले ली। हाँ, ओथ भी ले ली, वही मैं और उसी पे आ रहा हूँ। मणिपुर में तो ओथ भी ले ली, तो क्या मुहूर्त सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक था, सारे भारत में नहीं था? तो देश रत्न निगम जी, मैं भी थोड़ा सा मैं भी कर लूं। एक मुल्क एक मुहूर्त आप नहीं कर रहे हो, एक मुल्क एक मुहूर्त नहीं कर रहे हो, इसमें भाजपा एक मुल्क एक सब कुछ करता है, लेकिन एक मुल्क एक मुहूर्त आपने नहीं किया। तो ये चीजें ठीक है, बोलने के लिए आपके पास अगर है नहीं तो ये डिफेंस अच्छा है कि मुहूर्त कर ले। देखिए संकेत जी, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बहुत सारी इनफाइटिंग है, लेकिन इसमें ये सच्चाई को अगर आप नकार नहीं सकते, इसमें ये सच्चाई भी है कि अब आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में ओवरशैडो करना थोड़ा मुश्किल है। पहले भी मुश्किल था, इवन फॉर समबडी लाइक मोदी जी जो फुल फॉर्म में थे। ब्रिजेश शुक्ला जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए संकेत जी, कुल मिलाकर के सारी जो मैं पहले कह चुका हूं, अब उत्तर प्रदेश ये चूंकि जीत चुके हैं, इसलिए सारी लड़ाई अब 2024 की हो रही है, और 2024 में कोई चूक ना होने पाए, इसको लेके पार्टी के अंदर एक जरूर चिंता है कि कुछ, आप देखिए 2017 2022 में थोड़ा अंतर है, उतनी सीटें नहीं हैं। बीजेपी समझ रही है कि कहां कहां कमी रही है, कहां कहां गड्ढे हैं, किसको भरना है, कैसे भरना है, तो क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारा, कैसे सुधरेगा, इसको लेके मंथन हो रहा है। कोई कुछ कहे, लेकिन असली चीज यही है कि उसको अब जो है 2019 का चुनाव था, उससे कहीं आगे बढ़े, ये सारी रणनीति ये है। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास खत्म हो गया है देश जी, फिर कभी आएंगे क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर भी ये सवाल पूछा था हमने कि यूपी में क्या होगा, योगी के मंत्री होंगे या मोदी शाह की छाप होगी। इस पर कुछ कमेंट्स आए हैं। दर्शक नीरज भगवती कह रहे हैं कि फर्क क्या होगा, मोदी के मंत्री होंगे या योगी के, बात तो सिर्फ नफरत की होगी, मूल मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम होगा। ये एक कमेंट है। और भी कई चीजें आई हैं कू ऐप पर, वो हम आपको समय के चलते आगे भी बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेगी।
राजनाथ सिंह ने धामी के मुख्यमंत्री बनने पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं उत्तरधामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा